फंबल करेंगे आप संभाल अरे लीजिएगा। नहीं, ऐसा फंबल किसी और की वाइफ नहीं, है। वो किसी और की है। ओके किसी और की धर्मपत्नी को हमने उधार मांगा है। ओके। वो भी लालू जी अगर वो कोल्ड प्ले के लिए उनको टिकट नहीं मिल रहा, बहुत लोग परेशान हैं, तो ये सिचुएशन अगर लालू जी के साथ है, उनको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, हाँ। तो उनकी क्या टिप्पणी होगी? कोल्ड प्ले हम लोग अपना प्ले करते हैं। और शाहरुख खान की बात ये भी है कि वो फुल ऑफ एनर्जी है। हम्म। तो वो मेरा ड्रीम डे था और उन्होंने मुझे डांस करना चाहिए, एकदम बेकार चीज की थी। तो अक्षय कुमार शुरू में मुझे लगा कि आज इतना इम्प्रेस कर दूंगा मैं, कपिल बोलेगा भाई तू कल से शो में है, या कपिल बोलेगा वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको लोग आवाज के जादूगर भी बोलते हैं। आप हैं आरजे विजेता, बिहार के बहुत ही पॉपुलर आरजे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉपुलर का तो नहीं पता हूँ, बट मेरा काम है कि मैं आरजे हूँ और एंटरटेन करना है मेरा काम लोगों को, और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एंटरटेन करूँ। लोगों को पसंद आता है, इसके लिए आपको और सारे जनता को और आपके चैनल को थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और इतनी तारीफ मेरी। नहीं, तारीफ आपकी बनती है। बिकॉज जब हम बोलते हैं आवाज के जादूगर, तो सिर्फ ये नहीं है कि आपकी आवाज से लोग कनेक्ट होते हैं एज अ आरजे। आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, आप गाते भी अच्छा हैं, राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, और सबसे जो ऐसी चीज है जो कोई नहीं जानता, आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब स्कूल में हम रहते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो हम ये तो नहीं लिखते कि हम आरजे बनेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और उस समय तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो आरजेस उतने मतलब पॉपुलर नहीं हुआ बहुत करते थे। कम लोग जानते थे। बिल्कुल पढ़ते थे पटना में, पटना से एक जगह है बाढ़, वहां पे मैं पढ़ाई करता था। तो ये हम लोग के मन में भी था कि बड़े होके नौकरी करनी है, अच्छी चीजें करनी है। लेकिन मैं बोलने में अच्छा था, क्योंकि होता ये था कि मिमिक्री जो आपने बोली, मिमिक्री मेरे अंदर कह लीजिए इनबिल्ट थी, नेचुरल थी। वो ईश्वर ने मुझे दिया था और मैं मिमिक्री कर लेता था। तो मेरे घर के बाहर जब लोग गेस्ट आते थे तो मेरे पापा मुझे बुलाते थे, अरे सुनाओ यार। ये होता है। हाँ, ये होता है ना, हमारे बिहार में तो बहुत होता है। तो और उसके अलावा वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे जीके का, ये बताओ वो बताओ और ये भी सुनाओ। तो धीरे धीरे मेरा डर जो है वो खत्म हो गया लोगों से, स्टेज फियर चला गया। अरे पापा तो किसी के सामने बुला लेते और बड़े बड़े लोग आते थे। तो और मैं बाद में यूज्ड टू हो गया, बुलाते थे मैं आराम से जाता था, कोई पैंतरा नहीं लेता था कि नहीं ये मैं कर लेता था। आप क्योंकि एंजॉय करने लगा, बिल्कुल सही बात है, एंजॉय करने लगा। और मुझे भी बहुत मजा आता था, मैं एक्सप्रेशन देखता था कि अच्छा मैं बोल रहा हूँ, वो हंस रहे हैं या लोग तारीफ कर रहे हैं। तो तारीफ तो सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआती दिन थे, लेकिन ऐसा प्लान कुछ भी नहीं था कि मुझे आरजे बनना है। 10th मैंने किया, लेकिन स्कूल में मेरा नाम था कि मैं स्टेज बहुत अच्छा करता हूँ। हालांकि मैंने नाटक किया ही नहीं था क्योंकि मैं नाटक के समय क्रिकेट खेलने चला जाता था, लेकिन मैं नाटक के लिए चुन लिया जाता था। उसके बाद करता नहीं था, लेकिन मैं बोलता था मैं सपोर्ट, वो मेन लीड मुझे देते थे, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से बहाने बनाकर, क्योंकि मुझे लगता था अरे ठीक है, इससे बढ़िया हम क्रिकेट खेल लेते हैं। लेकिन मैं बहुत असिस्ट करता था उनको नाटक में, सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट स्टेज फियर आपका जा चुका था, आपको पता था कि क्या वो उसमें कमी है। स्कूल लेवल का जो नाटक उसमें क्या कमी है, थोड़ा और कैसे एनहांस करें। तो मेरे टीचर्स मेरे एकदम पास रहते थे, कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो गया था। जब भी मतलब क्लास में भी टीचर बोलते थे कुछ सुनाओ यार, तो गाता मैं तो अच्छा नहीं हूँ, आपने एक बात थोड़ी सी रॉन्ग बोली, लेकिन मैं बेहिचक वो चीजें करता था, मिमिक्री हो, गायकी हो। क्लास में अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि खड़े होकर कुछ सुनाओ, पाँव कांपने लगते हैं। नहीं, मैं इसलिए मैं अपने हाउस का मैनेजर था, बिकॉज ऑफ यही स्किल्स के कारण कि मैं नाटक लिखता भी था, बोलता भी था, गाता मैं बहुत बेकार था, अभी भी बेकार गाता हूँ, लेकिन मैं बेधड़क गा देता था। वो स्पॉन्टेनियस वो हुआ था मेरे घर के कारण, मेरे घर के माहौल के कारण। मेरे घर में वैरायटी टाइप के लोग थे, अलग अलग वेरिएशन था उनमें, तो उनकी बातें मैं सुनता था। और वो मेरे घर में ये था कि मुझे कोई रोकता नहीं था कि नहीं तुम क्यों बैठे हो बड़ों के बीच। और वो बोलते थे हमारे पापा चाचा कि तुम भी बोलो कुछ यार, हम भी कुछ बोलते थे, मतलब उसी आउटपुट। ये बिल्कुल एक नई चीज मैं सुन रही हूँ कि बड़ों के साथ जनरली बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता। हाँ, हमारे यहाँ तुम जाओ खेलो, हमारे मेरे घर में बैठने दिया जाता था। तो मेरे घर में जब कोई फैमिली फंक्शन होता था, हम लोग शादी वादी के लिए इकट्ठे होते थे, तो कोई कहीं रह रहा होता था, कोई चाचा, कोई दिल्ली में, कोई धनबाद, सब लोग एक जगह आते थे और सबकी अलग अलग कहानी होती थी। जैसे आपकी कहानी अलग है किसी और, तो मैं सुनता था और मैं भी अपनी कहानी उनको बताता था, जो भी
कम ही देर में बताता था, मुझे कम टाइम मिलता था, लेकिन मेरे घर में था कि तुम भी बोलो, ऐसा नहीं है कि अरे तुम क्या बोल रहे हो यार। तो वो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और मेरे घर वाले मुझे सुनते थे, मतलब मुझे नहीं, हर बच्चों को सुनते थे, मैं इंटरेस्टेड रहता था बोलने में। तो मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत हुई, और फिर धीरे 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 मैं आगे बढ़ता गया। और मेरी पहली जो शुरुआत हुई इस फील्ड में, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, जीरो। तो क्योंकि उस समय बहुत यूट्यूब वगैरह नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लोग जान ही रहते तो एक स्टैंड अप शो हुआ था। ओके। तो फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे दोस्तों के लिए मैं बहुत करने लगा, खूब सारी मस्ती करता था, जोक सुनाता था, बहुत तरह के जोक्स, तो उनको बहुत मजा आता था। अरे मतलब मैं एकदम पॉपुलर था अपने दोस्तों में, विजेता आ गया। फिर एक स्टैंड अप शो हुआ, स्टैंड अप शो में मैं गया। ये शो बिहार में हुआ? बिहार में ऑडिशन हुआ। ओके। तो ये नेशनली हुआ। ओके। तो मुझे ऑडिशन में सब दोस्तों ने बताया कि यार तुम ऐसे ही बकवास करते हो, वहां क्यों नहीं जाते हो, स्टैंड अप हो रहा है। और हम लोग तब तक उतने पढ़े लिखे थे कि पता था स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। तो मैं गया और मेरा जो प्रिपरेशन था मैंने वहां सुनाया, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने बोला कि ये लाइन है, ऐसे क्रॉस लाइन था, यहाँ खड़े होइए, कैमरे को देखिए। कैमरा मैंने देखा और मैंने बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं चला गया, तो उसमें मैंने अपना नंबर दिया था और मेरे पापा का नंबर दिया था। तो उनको बार बार पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो भी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे। शो का नाम क्या था? शो का नाम था महुआ चैनल के लिए आया था। महुआ उसमें बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग हुई थी। बिल्कुल। हंसी का अखाड़ा। अच्छा, हंसी का अखाड़ा। उसके एक आध क्लिप्स पड़े हुए हैं। मैं बहुत छोटा था, 18-19 साल का रहा हूँ, 20 साल का रहा हूँ, बहुत छोटा था। तो वो क्या हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था कि होता क्या है। उनका बार बार फोन आता था, मैं इग्नोर कर रहा था। नहीं होता मुझे, जब आपको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे पापा को फोन आता था, वो बोलते थे कि अरे यार तुम जाते क्यों नहीं, ये बोल रहा है सामने वाला कि हम फ्लाइट टिकट देंगे, 5 स्टार होटल में तुमको रुकवाएंगे, तुमको दिक्कत क्या है। ये शो जो है वो कहाँ होने वाला था? मुंबई? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली शूट होने वाला में था। और उन्होंने बड़े बड़े पैमाने पे ये शो बनाया था। मतलब बाद में अब एक लाफ्टर चैलेंज शो उसी टाइम पे आया था। उसमें ऑडिशन में मैं गया था। उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया था। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या है, ये दुनिया क्या है, टीवी की दुनिया क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन मैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने मतलब जो वहां लोग जानने लगे थे कि आप पॉपुलर, हाँ, मतलब मैं अरे कुछ ना कुछ ये नया क्रिएट करेगा। बिल्कुल। तो बाद में मैं जब गया ऑडिशन देने के बाद, सेलेक्ट हुआ। पूरे इंडिया में 10-15 लोगों में मेरा सिलेक्शन था, 12-13 लोग सिलेक्ट हुए थे। जब मैं गया वहां पे, मुझे लगा अरे ये तो बहुत आसान काम है, और वो 5 स्टार में रुकवा रहे हैं, और वो प्लेन की टिकट दे रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, कैमरे पे कुछ बोलना है। और तालियां मिल रही थी। और वो मैं उस समय फ्रेंच रखता था अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो मेरी पहचान बन गई थी। इवन उसका एक इंसिडेंट ये है कि मैं दिल्ली गया था, उसमें छोटे फोन्स यूज होते थे। तो मेरे घर में मेरी एक कजन सिस्टर की शादी थी, मम्मी पापा आए हुए थे, और मेरा फोन बंद हो गया था। और मैं इन हाउस रिकॉर्डिंग करता था, शूट करता था। तो ये मैं इतना पॉपुलर हो गया था कि टी सीरीज का वहां पे एक स्टूडियो था जिसके अंदर मैं करता था। सारे लोग, मतलब वो शो टी सीरीज स्टूडियो के अंदर हो रहा था। हंसी का अखाड़ा। तो उन लोगों को नंबर लग ही नहीं रहा था, और मेरे पास कोई बहुत बिजी शेड्यूल था कि आप दिन भर शूट करते हो, वहां पे मोबाइल ऐसे भी बंद करा दिया जाता है। और मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम थी, जो बिहार का सिम था वो दिल्ली में एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो मेरे मम्मी पापा बस वो जानते थे कि यहाँ पे वो फिल्म सिटी में, नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग हो रही है, वो पहुंच जाते हैं। और मैं इतना पॉपुलर था कि जो गार्ड था वो जानता था, कि बोला अच्छा विजेता वही ना जो अभी बहुत हंसाता है। तो सोचिए, मतलब चूंकि वो लोग लाइव देखते थे, वो जब तक ब्रॉडकास्ट टीवी पे नहीं हुआ था, तो वो लाइव देखते थे। और लाइट मैन, कैमरा मैन, बड़ी सारे लोग आपको जानने लगे थे। तो मेरे मम्मी पापा को जब उन्होंने पहुंचाया, मैं मेकअप कर रहा था, वहां मेकअप होता था और हम लोग परफॉर्म करते थे। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अच्छे अच्छे खाने दिए जाते थे, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। अरे वो एक एज होती है ना, टेंडर एज, उस वक्त लगता है अरे ये लाइफ। तो मुझे लगा, और बहुत आसानी से मैं चीजें कर देता था। इवन आसानी से कर रहे थे, या फिर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे थे? इन दोनों चीजें, जब आप एंजॉय करते हो तभी आसानी से करते हो। मैं ऐसा था कि मैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं उनको भी पंचेस दे रहा था लिख ये नहीं करना था। हाँ, ये नहीं करना, जबकि 5-5 वहां पे राइटर्स थे, और मैंने किसी के राइटिंग नहीं ली। मैं अपना स्टैंड अप करता था, अपना परफॉर्म करता था, और मैं बहुत पॉपुलर हो गया था उस रेंज में। हालांकि मैं फाइनल में जाके जीता नहीं था मैंने वो, लेकिन मैं फिनाले तक चला गया था। बिल्कुल रॉ था, और बहुत मजा आता था मुझे करने का। तो वहां से फिर आरजे की जर्नी कैसे कनेक्ट हुई? फिर एक और शो हुआ इंडिया में, वो पत्रकारिता के लिए था।
ओके सॉरी, चेतन भगत, टिस्का चोपड़ा और दीपक चौरसिया उसके जज थे, ओके स्टार एंकर हंट। ओके। बट वो प्योर, वो एंटरटेनमेंट से बिल्कुल अलग था, वो जर्नलिज्म का था। तो रियलिटी शो का एक आइडिया आपको हो चुका था हो कि चुका कैसे था, तो होता मैं है? गया और मैंने बोला कि देखते हैं। हम्म, तो बस वो गया और मैं उसमें रिटन था, चूंकि अब Okay, जर्नलिज्म में आ रहे बिल्कुल। हैं तो रिटन दीजिए, फिर वो करिए, ये करिए। पता चला मैं इंडिया टॉप कर गया हूँ और मैं फिर सेलेक्ट हो गया हूँ। और सामने टिस्का चोपड़ा उस समय कमाल के एक्ट्रेस थे, चेतन बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। पॉपुलर थे उस बहुत समय, तो और popular अभी है। भी हैं। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था और फिर मैं वहां गया। हालांकि वहां पे उस समय मैं बहुत छोटा था और जर्नलिज्म का एक्सपोजर नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये दोनों काम मैं आसानी से कर सकता हूँ एफर्टलेसली, बिल्कुल। और इन दोनों में मेरा नाम हो, मतलब उन लोगों ने पैसा, नाम, ये सब छोटा मोटा दिया था, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा मस्त है, कुछ करना नहीं होता यार, और इतनी इज्जत मिल जाती है। तो बाद में वहां पे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि तुम अगर ये करना चाहते हो तो पढ़ाई क्यों नहीं करते हो मास कॉम की। ओके। तो मास कॉम की मैंने पढ़ाई की और फिर मुझे क्योंकि बोला कि अगर लंबे रन तक रहना है तो थोड़ी बहुत बिल्कुल। पढ़ाई होनी चाहिए। अब चूंकि स्टैंड अप में क्या होता है कि उस समय इतने इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत स्टैंड अप तो अभी 4-5 साल में बहुत ज्यादा हाँ, बूम तो कर उधर गया है। उतने नहीं थे, तो उस टाइम पे नहीं ऐसा नहीं था। था कि मैं बनाता था, और बिल्कुल। पटना और भी पीछे, मतलब इन सब मामलों में थोड़ा हम लोग पीछे थे बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो चीजें नहीं थी, उतने अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैं कुछ दिन जी टीवी में वहां पे दिल्ली में थोड़े दिन था। तो उसके बाद फिर इन्होंने पटना में एक चैनल लॉन्च हो रहा था, बिग एफएम, उन्होंने मुझे ऑफर किया, क्योंकि उनके साथ मैं फ्रीलांस, उनके जो राइटर लोग थे उनके साथ मैंने बहुत सारे फ्रीलांस एंकर का काम कर चुके थे, तो वो मुझे जानते थे, तो बहुत इंटरव्यू वगैरह कुछ हुआ नहीं, उन्होंने मुझे कि यू आर सेलेक्टेड। और बिग एफएम के लिए जब हायरिंग चल रही थी तो मैं एज एचआर कंसल्टेंट काम कर रही थी, और उस टाइम पे कोई एचआर वालों से बहुत डर लगता हम लोगों को। नहीं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था पटना। मतलब मुझे याद है मैंने कम से कम 15-20 लोगों को कॉल किया होगा, झारखंड, ग्वालियर, मुझे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स दिए गए थे, तो मैं तो नोबडी वाज रेडी फॉर अच्छा, पटना। मैं उस समय बहुत टीवी कर चुका था, मुझे रेडियो लगता था, यार रेडियो क्यों जाना है, लेकिन मुझे रेडियो को लेके कुछ ऐसा नोशन था कि रेडियो डिग्रेड हो जाएगा, या फिर नहीं, मेरा प्रमोशन नोशन था कि यार रेडियो के दिखता भी नहीं, हम लोग तो बोलने वाले लोग थे, कैमरा चाहिए था हम लोग। ओके। बट ये मैंने सुना था कि रेडियो के लोग बहुत शार्प हो जाते हैं, बहुत उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी हो जाती है, और मैं जर्नलिज्म में जाके थोड़ा सीरियस हो गया था, बड़े स्पिरिच, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा, तो मुझे उससे ब्रेक चाहिए था, क्योंकि जर्नलिज्म बिल्कुल अलग है, आप दिन भर सीरियस राजनीति की खबरें करते हो और कुछ क्राइम की खबरें करते हो, पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व हो रहता है, क्रिकेट रहता है, वो अलग है, और स्टैंड अप एंटरटेनमेंट बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगा कि मुझे इससे ब्रेक चाहिए, और ये अच्छा ऑफर कर रहे थे, पटना में ऑफर कर रहे थे। तो आपका एक होम सिकनेस भी था, होम सिकनेस भी था कि मुझे, और इसलिए आप एग्री कर गए। दिल्ली में मैं चाय पीने के लिए खुद मुझे कुछ बनाना आता नहीं है, तो मुझे नीचे जाना पड़ता था, और वहां पे बहुत मेहनत थी खाने पीने को लेके, और मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे लगा यार आप करेक्ट कैंडिडेट मिल गए पटना के लिए। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला कि चलो देखते हैं, और फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, और फिर मुझे लगा कि रेडियो इतना आसान नहीं है, रेडियो का अपना अलग मजा है। रेडियो में आप दिखते नहीं हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। नेक्स्ट इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। एक आपकी मिमिक्री बहुत पॉपुलर है लालू जी की। आपको मैक्सिमम लोग, जैसे आपने बाकी लोगों की मिमिक्री की है, बट लालू जी वाली जो है ना, तो वो मतलब कह लीजिए कि मैंने जो पहली मिमिक्री की, और मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में, उनमें कुछ योगदान लालू जी का भी है। तो कैसे वो स्टार्ट हुआ? आप उनको बहुत पसंद करते हैं, आइडलाइज करते हैं, क्या है कनेक्शन? लालू जी बहुत पॉपुलर थे, बिल्कुल, अभी भी बहुत पॉपुलर है, तो उनकी आवाज बहुत पॉपुलर थी, तो कुछ करके दिखाइए ना। दिखाऊंगा, मुझे सारे लोग मिमिक्री करते थे, इवन शेखर सुमन भी बहुत बूम किया, बहुत ज्यादा। उनका एक शो आता था शेखर सुमन का, मूवर्स एंड शेकर्स। हाँ, मूवर्स एंड शेकर्स, तो उसमें लालू जी की वो मिमिक्री करते थे कुछ शोज में। तो क्या होता था कि बिहार में बहुत सारे एक्टर्स तो पॉपुलर थे, लेकिन मेरे पापा चूंकि थोड़े एक्टर से मतलब थोड़े बड़े थे, तो उनको पॉलिटिशियंस अच्छे लगते थे, तो जो लोग आते थे वही पॉलिटिशियंस रहते थे या उस तरह के लोग रहते थे, तो उनको लालू जी का जब मैं मिमिक्री करता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे, यार लालू का मिमिक्री कर रहा है ना, तो मतलब गजब। तो पहली मिमिक्री, मतलब इसमें मैं थैंक यू लालू जी को कहूंगा कि मैं इस फील्ड में हूं अगर, बिकॉज ऑफ एक अंश उनका भी है, योगदान है, कि लालू जी की मिमिक्री से मुझे बहुत तारीफ मिलती थी, आज भी मिलती है स्टेज पे, और उसी से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उनका एक टोन ऐसा है ना कि वो बहुत मजा भी आता है, बहुत कनेक्ट भी लोग करते हैं लोग। तो मैं बताइए, आप सेम इंटरव्यू में हम लालू जी बन गए अभी आप कोई क्वेश्चन लालू जी से पूछ लीजिए। लालू जी, अगर वो कोल्ड प्ले के लिए उनको टिकट नहीं मिल रहा था, अभी कोल्ड प्ले का चल रहा है ना शो, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, तो ये सिचुएशन अगर लालू जी के साथ उनको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं,
तो उनकी क्या टिप्पणी होगी? कोल्ड प्ले, फोल्ड प्ले, हम लोग अपना प्ले करते हैं। यहाँ भोजपुरी में अभी पवन सिंह खेसारी है, उन लोग को नचाएंगे कि क्या है पगला कोल्ड प्ले गिटार लेके। अभी आया था ना वो जस्टिन बीबर, गंजिये में घूम रहा था। बताइए, अंबानी की तो कितना करोड़ दिए, पगला गया है बच्चा सब। और क्या है कोल्ड प्ले? कोल्ड और हॉट तो चाय या कॉफी में होता है जी। कोल्ड जब हम लोग चाय हो जाता है आप पीती हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये कोल्ड प्ले क्या थर, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको पसंद है खेसारी जी, पवन सिंह, नोरा फतेही को बुलाइए, ये सब ठीक है। कोल्ड प्ले, फोल्ड प्ले, आई डोंट लाइक इट। तो ये टिकट्स नहीं मिलने पे लालू जी गुस्सा है, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट नहीं, हमको कोई, हम विधायकी का टिकट आई सब बांटते हैं कि कोल्ड प्ले, फोल्ड, नहीं, डोंट लाइक इट। ओह माय गॉड, मुझे सही में लग रहा है मैं उनके साथ बैठी हूँ। बिल्कुल, तो यही सबको लगता था और सबको मजा आता था। नहीं, वो बहुत रियलिस्टिक है, मतलब आई एम टच्ड। मुझे सही में लग रहा है ना कि आप वही बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बड़प्पन में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑथेंटिक, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। हाँ, तो इसमें उनका योगदान है। मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो क्या उनकी बातें सुनते थे आप? लालू जी को कौन नहीं सुनता, हम लोग नहीं, एक हम कैजुअली सुनते और एक आपको मिमिक्री करनी है। में क्या होता है, वो ये मुझे लगता है ये इनबिल्ट टैलेंट है जो ईश्वर ने मुझे दिया है। जो जितनी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ना, उसमें 90% मुझे ईश्वर ने दिया, या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं। बाकी कुछ चीजें मैंने पॉलिश की हैं बस, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट है। मेरा अभी तक बहुत पॉलिश करना बाकी है। अच्छा, पेरेंट्स जैसे आपके मम्मी या पापा, उनमें से कोई है आपके मजाकिया स्वभाव के? नहीं, मेरे पापा थोड़े मजाकिया थे, अभी तो वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन वो बहुत सपोर्टिव थे। और उन्होंने मेरे घर, मैंने बताया जैसे मेरे घर वालों बोलते थे कि यार ये भी काम, नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। मुझे लग रहा है कि काश हमारे पेरेंट्स ने भी अलाउ किया होता। मेरे पेरेंट्स ने कभी इंजीनियरिंग में, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं होता ना कि मैं पढ़ने में कोई नहीं अच्छा तो ये सब कर रहा है, नहीं, पढ़ने में भी सेम टाइम बहुत अच्छा था। इसलिए कंटेंट में, अभी जैसे आपने कोल्ड प्ले पूछा, तो मैं कोल्ड प्ले पे मिमिक्री करता था। और मेरी खासियत है कि मैं लालू जी की मिमिक्री सूर्य, मतलब एक चीज में नहीं करता हूँ। आप जो पूछोगे मैं लालू जी बन। हाँ, वो मैं देख रही हूँ, आप नेचुरली इस चीज को अपने अंदर, तो वो पढ़ाई से था वो चीजें। बट मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत बड़ा योगदान देता हूँ, उनको भी बहुत मजा आता था एक्चुअली। मेरे पेरेंट्स को, और मेरा याद है, मेरा जब हंसी का अखाड़ा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, मैं पटना गया, ब्रॉडकास्ट बाद में होता है, तो मैं दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में गया था खाने के लिए पटना में, और मेरा ही शो चल रहा था। और वो वेटर मेरे को देख रहा, भैया आप ही हैं, हम आपको देखें भैया। तो बोले यार पैसा से कुछ कम कर दो यार, जो खिला रहे हो। एक और आपकी मिमिक्री काफी पॉपुलर आजकल हो रही है, पवन सिंह की, तो उनके साथ क्या कनेक्शन है? आप उनके रिलेशन में है? क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं आपके कमेंट्स में नहीं, आप उनके भाई हैं या फिर क्या कनेक्शन है? पवन सिंह, चूंकि मैं मैं पटना जिले का हूँ, बाढ़ मेरा घर है, तो पटना जिले में पटना का लैंग्वेज है मगही। अच्छा, एक लैंग्वेज पे, मैं सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। बाहर ना लोग जानते हैं कि बिहार मतलब भोजपुरी, ये गलत, लेकिन ये गलत है। इस पे मैं चाहूंगी, सेलिब्रिटीज को बोलता नहीं, इस पे मैं चाहती हूँ आप बताएं कि बिहार का मतलब भोजपुरी नहीं है। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, वज्जिका बोलते हैं, भोजपुरी मैथिली बोलते हैं, मगही बोलते हैं, भोजपुरी एक पर्टिकुलर रीजन में बोलते हैं। हाँ, क्योंकि फिल्में उनकी दिखाई गई, गाने। आप बताइए। देखिए, मैं बिहार के बाहर के लोगों को बता रहा हूँ कि बिहार में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। बिल्कुल, मगही मगध के लोग बोलते हैं, जैसा इन्होंने बताया। मैथिली के लोग जो होते हैं वो मिथिलांचल के लोग मैथिली बोलते हैं। मुजफ्फरपुर जो है वज्जिका बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे उधर भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुर के लोग। तो ये अलग अलग है, क्योंकि फिल्में और गाने बने तो लोगों को लगता है का हाल बा, जितना सेलिब्रिटीज पटना में आएगा का हाल बा। तो मैंने बहुत लोगों को बोला कि पटना में का हालवा नहीं चलता है। बिल्कुल, आप थोड़ा बिहारी बोलोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि बिहारी कोई भाषा नहीं है। भैया वो हमको ही पता है, लेकिन हम लोग बोलने में बोलते हैं बिहारी, जैसे हम लोग थोड़ा खींच देते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी, थोड़ा सा ठीक है तो थोड़ा सा खींच देते हैं। सबका अपना अपना है। जैसे बंगाली इकोनॉमी बोलते हैं, तो सबका अपना है। तो हम लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, और मैं जहां से हूँ वो वहां पे मगही बोली जाती है। की करो, कहाँ जाओ, इस तरह से। लेकिन पवन सिंह के साथ जो आपका मेन प्रश्न जो था, पवन सिंह गाते बहुत जबरदस्त है, और मैंने 2-3 शोज किए हैं, और उनमें एकदम अलग रौला है। अभी एक उनकी हिंदी में भी एक उनकी सॉन्ग आई नहीं, हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ है। तो उनमें क्या, मैंने ऐसे ही एक दिन कैजुअली एक मिमिक्री की और वो लोगों को पसंद आने लगी। तो मैं उसके बाद धीरे धीरे उनकी एग्जैक्ट मिमिक्री नहीं करता हूँ, लेकिन उससे स्टाइल कॉपी करता। हेलो जमकौला, कौन है आप?
मैंने जो लकीर खींच दी है, हेलो। तो वो जो स्टाइल है ना, ओके। वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। और पवन सिंह की खासियत एक चीज जरूर है, बाकी में मुझे पता नहीं, वो गाते बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और उनके गाने, मैं नॉन भोजपुरी आदमी हूँ, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो आप लूप पे सुनोगे क्या गा रहा है, क्योंकि भोजपुरी में बहुत वेरिएशन नहीं है। टोन बहुत है उनका, टोन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। वो भक्ति गाने बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने भी उनका बहुत ज्यादा सॉन्ग, छठ पे उनका गाना मैं सुनती हूँ बार बार। बहुत सारे पॉपुलर हैं। हाँ, छठ का गाना मुझे उनका बहुत पसंद है। इसके अलावा भी जो आई नहीं, जो सॉन्ग हिंदी में आया है, वो मैंने सुना। लॉलीपॉप तो खैर पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं। हर वेडिंग में लास्ट में ये बेटे की शादी, हर वेडिंग में ये गाना बजना ही है। अब कोई भी गाना प्ले कर लो, उनके स्टाइल में बोल, हेलो कौन है, हेलो नाम के आगे जी लगाओ, हेलो। तो वो इस स्टाइल में जो बोलते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। अभी वो ऐसे करके एकदम हेलो, तो वो बहुत मजेदार मुझे लगता है। आप उनको बहुत पसंद भी करते हैं? गायकी को पसंद करते हैं। आप बहुत सारे शोज भी होस्ट करते हैं, बहुत सेलिब्रिटी के साथ मिलना भी होता है आपका। तो कोई फेवरेट मोमेंट किसी के साथ मिले हो जो एक बहुत अच्छी याद बन गई हो, जिसको आप चेरिश करना चाहते हैं? SRK इज ऑल टाइम फेवरेट। कैसे मिलना हुआ उनसे? सपना था, शाहरुख खान यहाँ पे वो एक शो करने आ रहे थे, और लकीली मैं होस्ट था उस शो का। लेकिन उसमें बहुत कम मिनट था जो मेरा और SRK का इंटरेक्शन था कि मैं मुझे, लेकिन वो मेरा डे था। कहता तो बिहार में था? बिहार में, हाँ पटना में था। तो लेकिन कहता है ना कि आप, उनकी एक फिल्म आती थी जीरो के प्रमोशन के लिए वो आ रहे थे, और बड़ा सा शो था। और उस समय कोई ऐसा नहीं था पटना का जो नहीं था उस हॉल में मौजूद। SRK आना मतलब अपने आप में बड़ी बात। और मैं होस्ट कर रहा था, तो मुझे कहा गया था कि मैं इतने देर बात करूंगा, लेकिन वो मेरा डे, कहता है ना कभी आपका डे होता, तो बस वो डे था मेरा। और शाहरुख सर ने मेरे को एकदम कनेक्ट कर लिया, और हम दोनों ने जो कनेक्ट किया, तो 30 से 35-40 मिनट तक हम दोनों की बातें हुई। और वो इतना, मुझे एज अ पर्सन मैं बोल रहा हूँ कि इतना मजा आया। और इज लाइक मेरा ड्रीम हीरो, जिसको बचपन से आप देखते हो। और शाहरुख खान के साथ अच्छी बात ये है कि वो एक्टिंग तो अच्छा करते, बोलते बहुत अच्छा है, पढ़ते बहुत हैं। और वहां पर जो मुझे लगा, उनकी वाइब्स, उनका नेचर, उनका स्टाइल, वो सब जबरदस्त था। और शाहरुख खान की बात ये भी है कि वो फुल ऑफ एनर्जी है। तो वो मेरा ड्रीम डे था। और उन्होंने मुझे डांस करना सिखाया, बड़े बड़े देशों में, हाँ ऐसे करके डांस सिखाया। तो ये मेरा फेवरेट पोज भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो SRK को हम लोग बचपन से देख के बड़े हुए, और वो बड़े बड़े देशों में, हाँ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो उस दिन मेरे लिए छोटे से शहर में बड़ी सी बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो हर कुछ आप कैलकुलेट करके तो नहीं जा सकते हैं, सोचते हैं कि इस तरह से बोलना है, करना है, बट सब कुछ सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट इस तरह से सिचुएशन आ गई हो? कपिल के शो में गया था। अच्छा, कपिल का शो जो होता है, वहाँ जो ऑडियंस होती है वो क्या नेचुरल ऑडियंस होती है? तो क्या टिकट्स लेके जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, टिकट्स तो वहाँ बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं। वो बार बार बोलते भी हैं। तो मैं गया था उस दिन, अक्षय कुमार आए हुए थे, और मैं तो हूँ ही थोड़ा। तो ये पता रहता है कि आज कौन आने वाले हैं? ये तो पता होता है। आपको कैसे पता होगा? आप गए और आपको अगर एंट्री मिल गई और देखा आपने, तो मेरे पहचान के लोग, दोस्त लोग थे वहां पे। तो वहां पे मैं अक्षय कुमार को देखा, और अक्षय कुमार खुद ही जबरदस्त, बिल्कुल सुपरस्टार है। मैं खुद स्टैंड अप करता हूँ। कपिल इज अ नेचुरल टैलेंट। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त टैलेंट है उनका, बिना फ्लो के, बिना वो शीट के, और बिना चीजों को वो नेचुरल वो करते जाते हैं। तो मैं गया तो एम्बैरेसिंग ये हुआ था मेरे साथ कि मैंने सोचा कि मैं आज अक्षय कुमार को इतना इम्प्रेस कर दूंगा, अक्षय बोलेगा भाई तू मेरी फिल्म में। अच्छा, जब वो ऑडियंस को बुलाते हैं उस सेक्शन में, आप कैसे गए थे उनसे मिलने? नॉर्मली, लेकिन मेरे को था, वो मुझे बुलाने वाले थे, इतना एक्टिव था ना, मतलब वो एक तरह से कह लीजिए कि पता चल जाता था उनको, इसको बुलाओ। उन्होंने मुझे कपिल ने बुलाया। लेकिन मैंने शुरू में जो मैं 10-15 मिनट साथ में था, लेकिन मैंने 5 मिनट भी एकदम बेकार चीज की थी। तो अक्षय कुमार शुरू में मुझे लगा कि आज इतना इम्प्रेस कर दूंगा मैं, कपिल बोलेगा भाई तू कल से शो में है, या कपिल बोलेगा, अक्षय सर बोलेंगे भाई तुम विजेता, तू क्या बात है। तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू समय जस्ट थे, तो पहले 5 मिनट मैंने बहुत बेकार किया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है, क्योंकि मेरे पंचेस पे कोई हंसी नहीं आ रही थी, मैं बहुत दूसरे लाइन में जा रहा था। फिर मैंने रियलाइज किया, और मुझे लगा कि नहीं, अपना नेचुरल जो मुझे आता है वही करना चाहिए, और मैंने किया। तब फिर लोगों को बहुत मजा आया था, और लोगों ने फिर मेरी तारीफ, तब लोग कनेक्ट कर पाए थे। अच्छा, कैसे संभालते हैं? जो फोटोज है उन्होंने प्रोडक्शन हाउस नहीं भेजा, वहाँ कोई कैमरा और कुछ भी अलाउ। हाँ, ये मैंने देखा है आपका, ये वाला पिक मैंने देखा है, तो उसमें प्रोडक्शन हाउस खुशी होंगे तभी तो उन्होंने मुझे कुछ भेजा मेरे पर्सनल मेल पे। और थैंक यू सो मच कि आपने भेजा था, और वो मेरे लिए एकदम ड्रीम फोटो है।
ये जबकि हम लोग जब शोज देखते हैं ना, कपिल का शो मैं भी देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हंसना भूल गए हम लोग। नेचुरल, बहुत टैलेंटेड है। नहीं, उनका जो शो है वो पूरी इंडिया में इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि लाइफ में सबके प्रॉब्लम है, बट वो 1 घंटा ना आप सब कुछ भूल के बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत और खुश रहते कपिल के हैं। अंदर भी इनबिल्ट मुझे लगता है बहुत ईश्वर का talent, आशीर्वाद ईश्वर है। का आशीर्वाद है, वो कॉमेडी का आशीर्वाद, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। नेचुरल है और वो वही चीजें करते हैं एकदम बिंदास। कपिल तो एक आपके फेवरेट है। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी आज के डेट काफी पॉपुलर हो गई है। मैं 2 साल पहले रवि गुप्ता आए हुए थे पटना में, तो मैं उनका शो देखने गई थी, कल की चिंता मैं नहीं करता। हाँ, रवि गुप्ता को मैं जानता हूँ, ओके। वो भी मुझे जानते हैं। मुझे ऐसे राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सुनील पाल मुझे बहुत अच्छे लगते नए वाले में कौन अच्छे लगते हैं स्टैंड अप हैं, रवि कॉमेडियन? गुप्ता अच्छा लगता है, रवि गुप्ता। हाँ, उपमन्यु पन्नी अगेन बहुत अच्छे अच्छे हैं। लगते हैं। हाँ, ये अभी तो पटना में पहले इतना नहीं होता था, बट अब लेकिन शोज मुझे होते लगता है हैं। कि वो जो ये लोग अभी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन वो मुझे लगता है जो ऑर्थोडॉक्स थे ना वो बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर कंटेंट बनाते थे। बिल्कुल। इनका क्या है, ये बात कर रहे हैं, बात पे हंसी, जो चीजें चल रही हैं समाज में, हाँ, देश में, उस पे बात करते करते कहीं पंच डाल देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा टफ मुझे लगता था कि राजू श्रीवास्तव, आपको भी याद होगा कि वो बता रहे हैं कि अच्छा खाना कैसे खुलेगा, वो जहन में बैठ गया है वो। और हम भी, जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, मैं जब स्टैंड अप कर रहा था, तो मैं उसी दर्रे पे बनाता था। लाफ्टर चैलेंज एक शो जो आया था, वो अपने आप में एक कल्ट हो गया था। हाँ, तो वो कल्ट हो गया था, तो मुझे लगता है कि मेरा स्टाइल भी उन्हीं का है। ओके। अभी मैं पंचेस कर सकता हूँ कोई भी, जैसे आपने कोल्ड प्ले पूछा, मैंने बोल दिया और वो पंचेस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा टफ था वो, जैसे रतन नूरा कैरेक्टर, रतन नूरा वो सुनील पाल करता था, बिल्कुल वो बिल्कुल। कैरेक्टर फिट हो गया, और वो कैरेक्टर बनाना बहुत चैलेंजिंग है। मैं आपको बनाना और ऑडियंस को यकीन दिलाना, और आप एक अलग दुनिया, पूरी एक्टिंग आप सुनो ना, कि वो रतन नूरा इंटरव्यू करने गया है, तो वो बोला कि मैं फौज, बोला कि अबे सुन बे साले, और वो पूरा आप कनेक्ट, आपको याद है, लेकिन आपको जाकिर खान की याद नहीं होगी, बस्सी की चीजें बहुत याद नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, जब तक देखते हैं तब तक याद तब तक है। तो ये चीज मुझे लगता है कि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मुझे वो राजू श्रीवास्तव की बहुत सारी कॉमेडी मुझे याद है कि वो टॉर्च मार कौन है वो, तो सर ये पहले वाला, सर ये दूसरे वाला है, वो जो बता रहे थे कि एक भाई जो है वो, उसी तरह से मैंने एक बनाया था कि एक आदमी जब मुंबई जाता है और वो कैसे प्रवचन करता है, वो मैंने बनाया था स्टैंड अप का खुद से ही, वो करता है ऐसी लागी लगन तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। नहीं, वो आप YouTube पे ना आज भी जाके देखो पुराने वाले, तो उसका एक अलग फील आता है, एक अलग दुनिया में चले जाते हो। मुझे लगता है स्टैंड अप उसी के लिए जाने जाती है। आप पंचेस करते हो, लेकिन पंचेस में क्या है कि वो आपका अपनी सुविधा है, अगर आप उसको जानते हो तो पंचेस, लेकिन वो सबके लिए, सारे ऑडियंस के लिए। तो मुझे वो लोग, वो सारे हिंदी में होते थे तो लोग ज्यादा कनेक्ट भी करते थे, जैसे वीरदास कॉमेडी करते हैं, वीरदास, ये लोग ज्यादा इंग्लिश में करते हैं, लेकिन वापस अभी हिंदी का स्टार्ट हो गया है। माय फेवरेट ऑल टाइम राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल मेरे को बहुत मानते भी है, और मेरे जज भी थे वो, सुनील पाल कह लो, श्रीवास्तव, ये लोग बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। और एंकरिंग में मुझे आयुष्मान बहुत पसंद है। आयुष्मान तो खैर अलग लेवल के हैं। ये आपका कोई है प्लान फ्यूचर में स्टैंड अप कॉमेडी? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी तो अभी कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ओके। और चूंकि मैं आरजे हूँ, तो एक आरजे की भी वो तो नेचुरली आपका चलता रहता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, मैं बना रहा हूँ और वो चीजें, तो वो अगर मैं करूंगा और वो हिट हो जाएगा, तो फिर स्टैंड अप वो हिट होना है। तो थैंक यू सो मच। तो वो बहुत बड़ा अवसर है। अच्छा, एक हम लोग को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे आपके गाने हम सुनते हैं, आप कुछ बीच में बता रहे, तो वो जो प्लेलिस्ट है वो कैसे चूज करते हैं? वो रैंडम या फिर? नहीं, रैंडम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप रोज शो में बैठे हो, कितना रैंडम चेक करोगे, ओके, लगाओगे। हाँ, ये जरूर होता है कि हम चाहें तो उसको लगा सकते हैं, अगर वो गाने मेरे पास हैं तो। उसके भी चूंकि हमको पैसे देने होते हैं कंपनी को। अच्छा, ये पेड रहते हैं सारे सॉन्ग? बहुत हाईली पेड, क्योंकि वो जो कंपनी, वो तो लेवल टी सीरीज का, सपोज टी सीरीज का कोई, हमें लगता था फ्री में आप प्ले कर रहे हैं। नहीं, यही तो दिक्कत है। इसलिए कभी तो रेडियो पे करती है सॉन्ग्स के लिए? बिल्कुल भाई लोग सुनो, रेडियो पे करती है सॉन्ग्स के लिए, बहुत ज्यादा। ये कोई नहीं जानता, बहुत महंगा, ये कोई नहीं जानता है। नहीं, तो लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए कभी कभी आप रेपिटेशन ऑफ सॉन्ग सुनते होंगे। तो क्या है कि वो बहुत पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती कि हर दिन एकदम नया गाना। नहीं, मुझे लगता है कि उस टाइम पे कि चलो उनको कुछ काम आ गया, ये सॉन्ग लगाया, निकल। नहीं, वो लेकिन म्यूजिक मैनेजर होता है, वो प्लेलिस्ट को तैयार करता है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। अगर तो वो सुबह से लेकर शाम तक सारे शोज के लिए करता है, लेकिन वो पूछ लेता है हमसे, पूछ लेता है कि आपका टेस्ट क्या है। नहीं, वो टेम्पो होता है अलग अलग, जैसे मैं शाम का शो भी करता हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM,
तो शाम को आप थोड़े से एनर्जेटिक शो, बिल्कुल। जैसे वो कहीं धूप, ऐसा तो सुनोगे नहीं नहीं, शाम के टाइम तो तो वो एनर्जी उस चाहिए। टेम्पो को के हिसाब से, और बहुत सारी चीजें हैं और भी ओके। उसके हिसाब से वो गाना लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेरा मन है कि मैं सुनूं केसरिया तेरा तो मैं चेंज कर सकता हूँ, चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकता तो वो उसके लिए पेमेंट वगैरह वो सब मैनेज हो जाएगा? हूँ। नहीं, वो ऑलरेडी वो उन्होंने अच्छा, परचेज कर लिए ओके, कंपनी, ओके। सभी वो मेरे प्लेलिस्ट में है। अच्छा, कोई न्यू मूवी लॉन्च होने वाली है, उसके जो सॉन्ग्स आते हैं वो फिर वो movie- सारे परचेज रहते हैं, सारे परचेज सारे रहते परचेज, हैं। वो सारा काम कंपनी का है। ओके, हमको गाने का पूरा बैंक मिल जाता है। ओके। जैसे कैसे आप अपने मोबाइल पे कुछ गानों का बैंक आपने बनाया है, तो वो बैंक है मेरे पास, उसमें से हम जो चाहे प्ले कर सकते हैं। वो बैंक बहुत बड़ा होता है, ऐसा ओके, नहीं होता है, कंपनी बहुत पैसे खर्च करती बिल्कुल है, बिल्कुल। तो वो हम कोई भी चीज उसको ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, बजा सकते हैं। एक यूजुअल डे क्या होता है आपका? मॉर्निंग में जैसे उठे मेरा आप तो क्या रूटीन usual रहती day ये है? होता है कि मैं अभी शाम का शो करता हूँ, तो मैं 2-2:30 बजे तक ऑफिस जाता हूँ। ओके, तो मैं सुबह उठता हूँ, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि फनी, क्योंकि मेरा पूरा शो फन कुछ ओरिएंटेड है। कंटेंट आपको हाँ, क्रिएट कंटेंट है, करना और है। हम लोग पॉलिटिकल चीजें नहीं करते हैं जनरली। आरजेस पॉलिटिक्स को अवॉइड करते हैं। जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, अगर आप बिल्कुल। किसी एक पॉडकास्ट को कोई दूसरा पक्ष गाली देने लगेगा, आजकल तो गाली देने का बहुत बिल्कुल, रिवाज और है बचना है इन सब चीजों चीजों से। से। तो जनरली रेडियो पे क्या होता है, रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो इंफोटेनमेंट है, बिल्कुल, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो Entertainment। हम बहुत एक तो बायस नहीं होते हैं, और हम बहुत नेचुरली उसको प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तो जो शाम का शो होता है वो नेचुरली, कहीं का भी, मेरा शो नहीं, सब आरजेस का जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग है, वो फन है। क्योंकि आप बहुत थक गए हैं, बिल्कुल। आप जैसे एचआर थी, आपने दिन में बहुत मेहनत की, शाम को आप घर लौट रही हैं, तो मैं आपको फिर ज्ञान दूं तो आप नहीं बोलोगे, नहीं, यार भगाओ यार। वो टाइम ज्ञान तो का नहीं फन होता है, तो मैं हम लोग को बहुत सर्च करने में टाइम लगता है कि हम किस न्यूज पे, चूंकि पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स तो अपने आप में एक फन है, बिल्कुल। मजेदार है, लेकिन वो हम कर नहीं सकते हैं। तो हम कौन से मतलब कहाँ से जोक निकालें, ओके। तो हम फिर उसकी तैयारी करते हैं, और उस पूरे 4 घंटे का शो हम लोग रन करते हैं। तो ये अप्रूव कराना होता है जो आपने प्रिपेयर किया है नहीं, कंटेंट? लेकिन आप बहुत सालों से कर रहे होते तो वो अप्रूव्ड ही है। आप हाँ, देखना होता है कि आप, बट वो जो सामने वाला होता है वो जानता है कि अच्छा ही अच्छा, कर वो रहा है, पता वो देख होता लेता है कि है। हाँ यार ठीक है। वो पूरा ओके। अप्रूवल नहीं होना चाहिए होता है, वो हो जाता है। वो हो जाता है। जैसे आप हायरिंग कर रहे हो एचआर के लिए, तो भाई सामने वाला हाँ, बोलेगा, ये हाँ यार पता तुमने किया, है। ठीक है चलो, वो यूज्ड टू हो जाता है। नहीं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत एफर्टलेस जॉब है ये। नहीं, लेकिन ये बहुत एफर्ट लगता है। हाँ, मतलब मुझे ये सब आम अब लोगों को मुझे वो लगता है, रियलाइज हो रहा है, हाँ, क्योंकि आम लोगों को लगता है कि आज ये करता क्या है, मुझे आप बताइए। 2 लाइन बोले, गाना प्ले कर गाने दिया। प्ले। और मुझे एक बात बताइए कि मैं 20 लिंक बोलता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट बोलना, और क्रिएटिव होना उसमें, ये नहीं कि हम वही लोगों बात से रिपीट कनेक्ट रहना, Connect कि लोग रहना। चेंज ना करें। आप एक तैयारी कीजिए, आज पॉडकास्ट का दौर है, आप भी बिल्कुल। पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या आपने मेरे इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की होगी? बिल्कुल 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 जो तैयारी की सिर्फ है। आप प्रश्न पूछ रही तब आपकी तैयारी, बिल्कुल। सोचिए मैं रिसीविंग एंड पे हूँ तो मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ। कल मैं आपका सुन रही थी, इवनिंग के टाइम लग के लिए आपका चल रहा था चैनल, तो आप पूछ रहे थे कि बांग्लादेश इंडिया का मैच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप बताओ। तो मुझे लगा शायद आपको बताने का मन नहीं है, इसलिए आपने एक सॉन्ग प्ले कर दिया। नहीं, कभी कभी होता है ना कि मैं थोड़ा सा लोग लूप होल छोड़ दिया। हाँ छोड़ता हूँ कि वो थोड़ा इंटरेस्ट लें, वो अरे भैया ये हो रहा है, तो कुछ भी उसमें फनी जवाब आने लगता है ओके। कि बेकार ही कानपुर में मैच करवा दिया, कोई ये भी लिख सकता है। जवाब तो आपको बहुत आते हैं ना। जैसे अभी एक बहुत वायरल रील है जिसमें एक आप कुछ लोग जो होते हैं ना कमेंट पढ़ने जाते हैं, तो अभी अजय देवगन का बहुत वायरल है, वो उनके जो डुप्लीकेट्स हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो लिखता है एक जो है कोई, जो कपिल के शो में भी इसलिए वो सेगमेंट चालू किया है। हाँ, वो कमेंट्स वाला तो कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था, मैं खुद हंसता हूँ। उन्होंने बोला कि जितने अजय देवगन डुप्लीकेट्स घूम रहे हैं, इससे तो अजय लैंड एक तैयार हो जाएगा। कोई किसी ने लिखा था कि भाई इस अजय देवगन को रोक लो। तो ये सारे कमेंट्स बहुत मजेदार होते हैं। और ऑडियंस आपको कॉल करती है तो फिर कैसे हाँ, उसको, क्योंकि ऑडियंस तो कुछ भी पूछ सकती है, तो हम लोग उसको थोड़ा फिल्टर करते हैं, ओके। थोड़ा सा बोलते हैं भैया। तो वो क्या, वो पहले से प्लान रहता है या फिर नहीं, उसी समय कॉल आता है और फिर हम कॉल लेते हैं। अच्छा, वो सब लाइव चल रहा होता वो है? लाइव चल रहा होता है। कभी ऐसा कुछ हुआ किसी ऑडियंस ने कुछ भी बोल दिया? हाँ, तो हम लोग कट कर देते हैं फोन, अच्छा, इमीडिएट कट कर देते इमीडिएट हैं। कट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उस चीज को लाइव अगर शो चल रहा हो तो उसको कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल तो होता हम लोग है। वो जब भी ऑडियंस से बातें करते हैं थोड़ा फिल्टर करते हैं, ओके। तो वो फिल्टर हम लोग के पास रहता है थोड़ा, कि अगर वो कुछ भी बकवास बोलने लगे तो हम लोग कट कर दें, और उसको हम वो मेरे पास रहता है कि वो उसको
प्ले नहीं करे, यहाँ मेरे पास सारे बटन्स हैं, अच्छा वो आप कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं। कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे भी बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। हाँ वो सब कुछ तो ऐसे रहते हैं कि मैं दोबारा पढ़ती भी नहीं हूँ। शुरू में मैं अफेक्ट होती थी, मैं रिप्लाई भी करती थी, मैं बाद भी में समझ में आ गया कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कुछ बोल रहे हो, कुछ कमेंट लिख रहा है, उसको आदत है, मतलब उनको आदत है। आप जैसे होता है ना भैया कि मैंने कुछ गलती कर दी है, बिल्कुल वो आप अच्छे वीडियोस में भी वो गाली दे के चला गया। बिल्कुल वो लोग उनको लिखते हैं, टेंशन चाहिए होता है, उनको वो चाहिए होता है, वो सब मुझे भी धीरे धीरे कभी दुख होता था, बट अब लगता है कि जो लिखना है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल सबको लिखता है, सबको लिखते हैं लोग। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कैसे? मैं फ्यूचर प्लानिंग करता ही नहीं हूँ, मैं बस प्रेजेंट में बहता हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं फिर भी कुछ सोचा होगा ना कि इसको आगे कैसे, जैसे रैप आपने बहुत अच्छा लिखा, वो मैं चाहूंगी अपनी ऑडियंस को सुनाएं। हाँ उसका पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। मैंने एक भोजपुरी में ऐसे ही सुन रहा था कुछ समय पहले, तो उसमें एक लड़की कह रही थी कि पटना की लड़की हैं पटेंगी नहीं, तो हम भी लिख दिए कि भैया पटना के लड़के हैं पटा ही लेंगे, दिल्ली में आके दिल चुरा ही लेंगे, आरा बुला के थोड़ा आराम कर लेंगे, बाहों में रख के सुबह शाम कर लेंगे, छपरा पहुंच के छटपटाओ नहीं, बेबी नया भाव खाओ जी। तो ये मैंने लिख दिया। और मैं लिखता शेर भी बहुत अच्छा हूँ, तो शेर ये है कि इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जाम लिख दिया, इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जाम लिख दिया, हमने सब कुछ मिटाकर बस तेरा नाम लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये लिखने का भी इंस्पिरेशन नेचुरली आया, ऐसा कुछ आपने कहीं एफर्ट नहीं लगाया? बिहार के लिए मैंने लिखा है कि हम अपने, ये मैं सुनाता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत, ये जरूर सुनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। हम अपने मेहनत के दम पे कुछ भी कर जाते हैं, लगन ऐसी कि पहाड़ को काट के रास्ता बनाते हैं, तप ध्यान ज्ञान से महावीर बुद्ध आर्यभट्ट बन जाते हैं, राजा अशोक चाणक्य गुरु गोविंद सिंह जी बन लोगों को राह दिखाते हैं, हाँ हाँ हम वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि आप बिहार के बाहर गए हो, लोग आपको बोल रहे हैं बिहार से हैं, हाँ, वो डबल चेक करते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में एक नोशन रहता है ना कि मैं आपको वो गमछा में रहेगा। जो हुआ था उसमें बहुत छोटा था, और मेरा स्टाइल सेंस बिहारी का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा पुअर होता है, ये हम मानते हैं, बट ठीक है नॉलेज होता है। तो बहुत चेंज आया है, तो बहुत चेंज आया है। तो हम एक गमछा को लेके बना दिया गया है, वो बेकार है। हमको सब बोलते थे कि बिहार से हो, और वो बहुत बेकार बातें होती थी। बिहारियों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बिहारी बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बिहार बहुत जुगाड़ू होते हैं, और बिहारी के अंदर इच्छा शक्ति बहुत होती है। और मुझे लगता है कि मुझे तो बिहार के लोग बहुत पसंद आते हैं, थोड़े से रॉ होते हैं, दिल के बहुत क्लियर होते हैं, मजेदार होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, ये हम सब पे लागू होती है, और ये नहीं लगता कि हम वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी हम कर लेंगे। बिहारी के वो फियर नहीं रहता है, में नान है ही नहीं। बिल्कुल। जैसे आप किसी से पूछ दीजिए कोई बिहारी से, नॉर्मल मैं जो भी बोलता हूँ, जैसे बताओ वाशिंगटन का मेयर कौन, अरे ये बता रहे भैया, ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं जानते, बोलेंगे ये, हाँ ये हम जानते, ये बताने वाले थे। नहीं, ये सबके साथ होता है। अभी जो लोग आपको सुन रहे हो, जो लोग चाहते हो इस प्रोफेशन में आना, जो लोग अच्छा बोलते भी है लेकिन उसको पॉलिश करना चाहते हैं, उसको और स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, कुछ उनके लिए आप बिल्कुल लगातार बोलिए, लोगों के सामने बोलिए, और अपने आप को नेचुरली एक्सेस कीजिए, नेचुरली अपने आप तक पहुंच के, और नेचुरली अपने आप को जांचिए भी, परखिए भी कि हम क्या सही कर रहे हैं, या फिर एक आपने तारीफ कर दी तो मैं बहुत एकदम ताड़ के उस पेड़ पे चढ़ गया कि भैया तार के कि भैया हम तो एकदम सब, नहीं। आप 10 लोगों से मिलिए, 10 लोगों को सुनाइए, किताबें बहुत पढ़िए। बिल्कुल, अगर हिंदी बोलना चाहते हैं तो हिंदी की किताबें पढ़िए, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश की किताबें पढ़िए, और आपके वोकैब जितने स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा बोलेंगे। और बोलने में क्या है कि एक साथ सारी बातें नहीं कह देनी, आराम से धीरे धीरे कहना है। जैसे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टाइल में कॉपी करता हूँ ना, वो कहते हैं काल की कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, वो तो लगता है विष्णु सोच आते हैं। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, सुनने का मन करता है, वो ब्रेक ले लेके बोलते हैं। तो वही चीज है कि मेरा ये नहीं है कि ये स्टाइल होना चाहिए, कहने का मतलब है जो आप बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे। पढ़ना बहुत वो क्या तो इनरिच करेंगे, अच्छे शब्द, थोड़े ये सब पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, स श, तो उसको देखिए और बार बार पढ़िए। उल्टा पढ़ने में बहुत सारे लोग हमको बताते थे। अच्छा, ये प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे थे ना, वो खुद यही बोलते थे, तो हम भी वही सीखे। जैसे बोला पढ़ा रहे थे आप,
तो पढ़ा रहे थे होता है, तो वो सही बात है, टीचर्स भी वो तो गलत वो गलती हमारी नहीं है, हमने बचपन से वही सुना, हमारे पेरेंट्स वही बोल रहे हैं, सब लोग वही बोल रहे हैं, तो हम कुछ नया कैसे नहीं, बट सीखेंगे? आप तो अच्छा बोल रही हैं। नहीं, वो एफर्ट लगा के मैं बोल रही हूँ नहीं क्योंकि मुझे था शुरू से कि मतलब सर का प्रॉब्लम अभी भी है कि थोड़ा बेटर करना है, थोड़ा अच्छा बोलना नहीं, है। इसमें कि आप अगर बहुत पढ़िएगा तो आप जो चीजें जानती हैं उसको भी पढ़िए, बिल्कुल पढ़ना बहुत अच्छा है, बिल्कुल। और फिर आपको वो नेचुरली आने लगेगा। पॉलिश करते करते पॉलिश करते करते करती है, स्किल आ थोड़ी जाता मेहनत तो है। करिए भैया, आप इतना पैसे कमा रहे हैं, कोई बिल्कुल चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, पैसे कमा रहे हैं, आप लोग तारीफ चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी ना, मतलब कुछ बिल्कुल भी तो, बिल्कुल। अगर हम शर्ट पहनेंगे तो अगर हम आयरन कर लिए तो क्या दिक्कत है, हाँ, थोड़ा पॉलिश तो होना ही थोड़ा पॉलिश चाहिए, तो होना ही चाहिए। बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। नहीं, थोड़ी मेहनत तो जरूरी है ना, कोई खाना बनाने के लिए मेहनत लगता है तो टेस्टी बिल्कुल बनता है, बिल्कुल तो इसके लिए बिल्कुल थोड़ी मेहनत बिल्कुल। करनी होगी। आपके बहुत सारे शोज मैंने देखे, वहाँ पे एक सेगमेंट काफी पॉपुलर, रैपिड फायर, हाँ, तो वो हम लोग क्विक करेंगे आपके साथ। बिल्कुल। मैं कुछ वर्ड दूंगी, आपके दिमाग में पहला क्या वर्ड आता है आप तुरंत बताना है। पहला वर्ड है गूगल, सर्च, एप्पल, खा लो, फिल्म, देख लो, फूड। एक कुछ भी मिल जाए, खासकर मटन, नॉनवेज, थोड़ा अच्छा ठीक है, वेज भी, ओके। फैमिली, मोह माया प्यार मोहब्बत, ओके। सेलिब्रिटी, कनेक्शन, शॉपिंग, कर लो, लाइफ, जी लो, वाइफ। भाई साहब यही रुक गए आप। अच्छा ठीक है, लास्ट में मनी, जरूरी है, जरूरी है। हाँ। वाइफ से मुझे भी याद, जरूरी है। हाँ वाइफ से मुझे याद आया, आपके एक रील्स काफी पॉपुलर होते हैं, जो आपके साथ एक वाइफ रहती है, वो आपकी वाइफ है किसी और की वाइफ नहीं, है? वो किसी और की है। ओके किसी और की धर्मपत्नी को हमने उधार मांगा है, ओके वो भी आरजे ही हैं, ओके। और वो हमारे साथ रील बनाती हैं, वो हमारी आरजे हैं, बरखा नाम है उनका, हम्म। तो वो हमारे साथ रील करती हैं। तो जिसमें वो भी सेम लैंग्वेज बोलती है, वो भी बाढ़ की है क्या? हाँ, वो बाढ़ से पटना अच्छा। जिले के हैं, तो उनको मगी आती है, तो हम लोग मगी। क्योंकि वो वाइब मिलता है, वो लगता नहीं है कि आप लोग दो जगह के हैं, बहुत अच्छे से वाइब मिलता हाँ, है, हाँ, नेचुरली हाँ, दिखता है। तो वो भी मगी अच्छा बोलते हैं, आप भी मगी अच्छे बोलते हैं, तो हम लोगों ने सोचा ऐसा सेगमेंट बनाया, और देखिए आप तक बात पहुंच गई, तो नहीं, ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर है। इनफैक्ट आप एक और देखते होंगे, मिंटू मिंटू बहुत वो मेरे नेबर ही है, बगल में रहते हैं मेरे। ओ अच्छा, और उन्होंने, उनके शो में मैंने भी एक पार्ट किया था, दो मुझे भोजपुरी नहीं आती, अच्छा, तो उनको बोलना पड़ा कि आप दोबारा मत कीजिएगा, आप अच्छा नहीं बोलती है। वो बगल में बैठ के सिखा रहे थे कि ऐसे बोलिए वैसे बोलिए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि नेचुरली नहीं आता है। नेचुरल नहीं आता, तो उनकी मेरा जो तो नेचुरल हाँ, लैंग्वेज है, उनकी भी एक वाइफ है, बट वो भी उनकी नहीं है, उनकी नहीं है, वो भी किसी और की वाइफ है। सेम। तो बिहार में लगता है ये सेगमेंट काफी पॉपुलर चल रहा है। नहीं, ये सारे जगह पे पति पत्नी के जोक सबसे ज्यादा चलते हैं, क्योंकि लोग पसंद भी करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि पति बेचारा परेशान है, हमेशा पति बेचारा नहीं होता है। पत्नियां भी बेचारी होती हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे कहाँ है, तो डायनासोर की तरह ऐसे पत्नियां विलुप्त हो गई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अभी बची नहीं है, अभी परेशान पति बचे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये तो बात होगी पत्नियों की, पत्नियों पे कुछ सुनाना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए पत्नी पे कौन सुनाएगा भैया, नहीं, उसमें हम लोग बहुत जोक्स करते हैं, कुछ मिमिक्रीज और भी करता हूँ। वो ऑफेंड नहीं होती हैं? कौन है? दूसरे की जो पत्नी है जो आपके साथ कर रही है? नहीं, ऑफेंड नहीं होते, हमारा कला काम है। ओके, जैसे मैं चिराग सर की बहुत अच्छी मिमिक्री करता हूँ, जी, चिराग जी, जी, पासवान सर जी, जो जी। कि मंत्री हैं हमारे जी पास। जी जी। और देखिए पल्लवी जी, और ऐसा है कि पत्नियां, हालांकि मैं तो सिंगल हूँ और चिराग जी सिंगल है, लेकिन पत्नियां चाहे जिसकी भी हो, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, और पत्नियों के लिए बस यही कहूंगा कि भैया आपसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, आप अद्भुत हैं और बहुत जबरदस्त हैं, और मैं तो सम्मान करता हूँ, और मैं कंगना जी का भी सम्मान करता हूँ, बाद में वो किसी की पत्नी बनेगी, मेरी नहीं बनेगी, ये मैं क्लियर कर दूं। ये क्लियर करते हैं। नहीं, ये वाला बहुत पॉपुलर भी हुआ था बीच में, कंट्रोवर्सी, लोग हाँ। पूछ भी रहे थे उनसे जी, कि कंगना जी के साथ क्या कोई कनेक्शन होने वाला है? दोस्त है यार, फ्रेंडशिप है। ओके, फ्रेंडशिप। चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा, तो आपके साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि और फिर मैं से आपकी तारीफ करना चाहूंगा, आपने जो क्वेश्चंस बनाए थे वो बहुत अच्छे थे, और बाकी मुझे लगा जैसे मैं भी क्वेश्चंस बनाता हूँ सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए, सेलिब्रिटीज खुश हो जाते हैं। मैं पहली बार, मैंने छोटे छोटे इंटरव्यूज दिए हैं, मैं पहली बार बहुत खुश हुआ हूँ कि आपने Thank सारे you, क्वेश्चंस thank इतने you. अच्छे से प्लान करके लाए यार, मतलब जबरदस्त। आपका पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत बहुत आगे जाएगा। थैंक यू। और ये पॉडकास्ट, इनफैक्ट ये मेरा पहला पॉडकास्ट ऑफिशियल, और आपके साथ करने का पर्पस बस एक था कि मैं आपसे सीख पाऊँ, क्योंकि आपकी बोलने की जो कला है
नहीं वो एक है, मैं बहुत अडोर करती हूँ और मुझे लगता है कि सीखने को बहुत मिलता है आपसे, सुनते भी हूँ तो सीखते भी हूँ। नेचुरल है और वो ईश्वर की दी हुई चीजें। ये आप बहुत हम्बल होके बता रहे नहीं, हैं। मैं ईश्वर से बड़ा थोड़ी हूँ मैं। बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। ने दिया, हाँ। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि बोलना इतना आसान नहीं है। ये जो पॉडकास्ट भी कर रही हैं वो भी आसान है। आपको लग रहा होगा अच्छा क्वेश्चन ही तो कर रही है, वो हम लोगों को बचपन में लगता था। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऑडिशन दे रहा था और लाइंस बहुत छोटे छोटे, मुझे लगता कैसे करते होंगे वो लाइंस में, बहुत मुश्किल होते हैं। जो हम लोग Okay. बचपन में होते हैं एक्टिंग क्या रह जाएगा, चाहे हे सनी देओल के मैं करता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद पापा ये क्या हो रहा है, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और अगर दूध फट गई तो पनीर दूंगा। हाँ ये बेटर था, ये बेटर था। पनीर भी काफी तो महंगा सब है, में वेस्ट एफर्ट नहीं कर लगता रहे है। हैं। तो पल्लवी जी को प्यार दीजिए बहुत सारे, और बकवास सारे कमेंट नीचे बिल्कुल मत कीजिएगा, और इस पॉडकास्ट को सुनिए, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से शो के लिए, और हम इस चीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे। आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और मैक्सिमम प्यार देना है। और साथ में आपको बेस्ट विशेष हम चाहेंगे। एज एन आरजे तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, एज अ स्टैंड अप कॉमेडी, एज अ राइटर वो भी आप बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़े लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम।